नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 16 भाग 3 तक देखा था। भाग 3 में मैंने आपको विटामिन के प्रकार के बारे में बताया था। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। इनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने कुछ विटामिन के 3 चीज़ों के बारे में बताया था, उनका स्रोत, उनका कार्य और उनकी कमी से रोग। विटामिन B1, B2 इन दोनों के बारे में हो गया था। अब आते हैं उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में, जो कि है विटामिन B3 यानी पेंटोथेनिक एसिड। टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपको इसी अध्याय में भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं। भाग 1 में आपसे पहला क्वेश्चन किया गया था। अध्याय 16 के भाग 1 में जो आपसे पहला क्वेश्चन किया गया था वो था पाचन क्रिया किसे कहते हैं। तो पाचन किसे कहते हैं? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवशोषण युक्त पोषक पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहा जाता है। फिर मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन किया था कि ऐसे कौन से जीव हैं जो रसायन स्वपोषी होते हैं। तो वे होते हैं रसायन स्वपोषी जीवाणु, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तीसरा क्वेश्चन आपसे किया गया था, कौन से जीव अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर होते हैं। तो मांसाहारी जीव पौधे पर अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था, कौन से जीव अंतःपरजीवी होते हैं और कौन से जीव बाह्यपरजीवी। तो अंतःपरजीवी जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे टीनिया सोलियम, एस्कैरिस, ये सभी अंतःपरजीवी हैं। बाह्यपरजीवी जो शरीर के बाहर परजीवी रूप में जीवन व्यक्त करते हैं उन्हें हम बाह्यपरजीवी कहते हैं। उसके एग्जाम्पल जुआ। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले एक सहजीवी जीवाणु का उदाहरण बताइए। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु का उदाहरण है ई कोलाई। फिर मैंने आपसे यही पूछा था कि ये कहाँ पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। तो मनुष्य के शरीर में आंत में पाया जाता है ये ई कोलाई बैक्टीरिया। फिर मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि मृत जीवी प्राणी के उदाहरण बताइए। तो मृत जीवी प्राणी के उदाहरण एक तो कवक, और अगर जंतु में देखेंगे तो घरेलू मक्खी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आखिरी था, होलोजोइक प्राणी का उदाहरण बताइए। तो होलोजोइक प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जो अपने भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य। अब भाग 2 में, अध्याय 16 के भाग 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन किया गया था, कार्बोहाइड्रेट हमारे कौन से खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो वो है मक्का। मक्का में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। फिर मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन किया था, कौन से वसा से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। संतृप्त वसा से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जिससे हृदय संबंधी रोग का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा क्वेश्चन किया गया था कि प्रोटीन हमारे नहीं कहेंगे, हमने क्वेश्चन किया था कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किन दो शैवालों में पाई जाती है। तो उसका आंसर क्या था, स्पाइरुलिना और क्लोरेला। फिर और ये भी पूछा था कि हमारे खाद्य पदार्थ में ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो वो है सोयाबीन। लास्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि प्रोटीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से मनुष्य में मैरस्मस तथा क्वासियोरकर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यह अधिकतर बच्चों में होता है। इसके बारे में मैंने आपको स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में बताया, लेकिन फिर आपको इस कक्षा 11 में आपको चैप्टर नंबर 16 इसी में बताया जाएगा आखिरी में। फिर आपसे अध्याय 16 में भाग 3 में क्वेश्चंस कौन कौन से किए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन किया गया था कि वसा में घुलनशील विटामिन के नाम कौन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन के नाम हमने आपको याद करा दिया था, कौन कौन से थे। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। यानी इसे सम्मिलित रूप में हम कीड़ा कहकर याद कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे क्या, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था, विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। तीसरा क्वेश्चन किया था, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी नामक रोग होता है। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। हमारे शरीर की त्वचा की कोशिकाओं में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बस ये आपसे क्वेश्चंस भाग 3 तक के किए गए थे, जो उनके अगले भाग में मैं बताना भूल गया था। तो भाग 4 में मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको दे दिया। भाग 4 के टॉपिक को देखते हैं। भाग 4 में आता है अगला विटामिन, जो कि है, आपने B1 B2 पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 या इसे हम क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 और
पेंटोथेनिक एसिड। हमें सभी विटामिन के बारे में सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। उनका स्रोत क्या है, उन विटामिन का कार्य क्या है, और उनकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। बस इन्हीं 3 पे फोकस करना है। तो विटामिन B3 का स्रोत क्या है, तो यह दूध, अंडा, मांस, यकृत, यीस्ट, टमाटर, मूंगफली आदि से प्राप्त होता है, आदि से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कार्य एवं कमी से रोग। एक ही लाइन में, कार्य एवं कमी से रोग। यह सह एंजाइम ए यानी कोएंजाइम ए का मुख्य घटक है, मुख्य घटक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से त्वचा रोग यानी डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। नामक नहीं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, त्वचा रोग हो जाता है। इस रोग का लक्षण क्या है, तो लिखेंगे इस रोग का लक्षण त्वचा खुरदुरी व सल्की हो जाता है, मतलब पपड़ी छूटने लगता है, सल्की हो जाता है। इसे पेलाग्रा रोग कहते हैं, पेलाग्रा रोग कहा जाता है, याद कर डालिए। ठीक है, विटामिन B3 के लिए बस इतना ही। पेंटोथेनिक एसिड इसका नाम है, और इनका स्रोत क्या है बता दिया हमने। कमी से रोग क्या है, देखिए ये सह एंजाइम ए के मुख्य घटक है। आपने इससे पहले भी देखा था B2, इसका सह एंजाइम कौन सा सह एंजाइम का घटक था, FMN और FAD का। तो आप अभी देखेंगे जितने भी विटामिन हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सह एंजाइम का मुख्य घटक होता है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है कि अधिकांश सह एंजाइमों का मुख्य घटक क्या होता है। तो अधिकांश सह एंजाइमों का, क्वेश्चन बना के नोट कर लीजिए, अधिकांश सह एंजाइमों का मुख्य घटक विटामिन होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है विटामिन B5। विटामिन B5 या B4 नहीं होता है, सीधे विटामिन B5। निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, इसे हम कहते हैं विटामिन B5 और निकोटिनिक एसिड। स्रोत क्या है इस विटामिन का, तो ये दूध अंडे में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है मांस में, यकृत में, यीस्ट में, दाल में, अनाज, मछली आदि में पाया जाता है। स्रोत हो गया। अब हम देखेंगे कार्य एवं कमी से रोग। यह कौन से सह एंजाइम का मुख्य घटक है, यह सह एंजाइम NAD का मुख्य घटक है। इसे और भी नाम से जानते हैं, इसे हम नियासिन भी कहते हैं। और आपको बताएं हैं कि नियासिन और विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, यानी विटामिन B5 यानी नियासिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। इसे नियासिन या विटामिन PP भी कहा जाता है, विटामिन PP भी कहते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से
हमारे शरीर में वसा अम्ल का संश्लेषण नहीं हो पाता, शरीर में वसा अम्ल का संश्लेषण नहीं हो पाता। बस ये हुआ विटामिन B3, B5। आपने फिर यहाँ पर देखा कि विटामिन B3 भी किसी एंजाइम का मुख्य घटक है, विटामिन B5 भी किसी एंजाइम का मुख्य घटक है। तो उस क्वेश्चन को आप डबल डैश कर लीजिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अधिकांश सह एंजाइमों का मुख्य घटक क्या होता है, तो अधिकांश सह एंजाइमों का मुख्य घटक क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हो गया आपका विटामिन B5 यानी निकोटिनिक अम्ल तक। अब आते हैं हम इसके आगे विटामिन B6 के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन B6 जिसे हम विटामिन B6 या इसे हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इनका स्रोत। विटामिन B6 का स्रोत क्या है? यह दूध, मांस, यकृत, शुष्क फलों यानी ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, इन सभी में, अनाज, यकृत हो गया, यीस्ट, केला, सब्जी आदि से प्राप्त होता है, आदि से प्राप्त होता है। कार्य क्या है? तो यह अमीनो अम्लों व प्रोटीन के उपापचय में भाग लेने वाले कोएंजाइम, इसको कहते हैं पायरिडॉक्सल फास्फेट। पायरिडॉक्सल फास्फेट जो कि एक ऐसा कोएंजाइम है जो अमीनो अम्ल प्रोटीन के उपापचय में भाग लेता है, का मुख्य घटक होता है, का मुख्य घटक है। और भी इनके कार्य हैं, जैसे प्रतिरक्षी प्रोटीन के निर्माण में, प्रतिरक्षी प्रोटीन यानी एंटीबॉडी के संश्लेषण में, लाल रुधिराणुओं यानी आरबीसी के निर्माण में, आरबीसीज के निर्माण में तथा पाचन व तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में इसका अत्यधिक महत्व है। यहाँ पर समझना कम, याद ज़्यादा करना है आपको। इस चैप्टर में अभी शुरुआती में जो चीज़ें बताई जा रही हैं इनको याद करना ज़्यादा है। समझने वाला कोई टॉपिक वैसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, आपको याद ही करना ये सारी चीज़ें। तो समझने वाला टॉपिक है वो कैसे डाइजेशन होता है, वो क्रिया आप समझेंगे, वो आगे समझेंगे। अभी इसको याद करिए, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। अब देखते हैं इनकी कमी से रोग क्या होता है। कमी से रोग, इनकी कमी से रुधिर क्षीणता। अब ये क्या होता है रुधिर क्षीणता? इसे कहते हैं एनीमिया, मतलब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना या रक्त की मात्रा कम हो जाना
क्या कहलाता है? रुधिरक्षीणता। कमजोरी, चर्म रोग, वजन में कमी, पेशीय ऐंठन आदि रोग हो जाता है। आइए अब देखते हैं दूसरा विटामिन, जो कि है विटामिन B6 के बाद आएगा विटामिन B7, जिसे हम विटामिन H भी कहते हैं या इसे हम बायोटिन भी कहते हैं। विटामिन B7 या H या बायोटिन सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत। इस विटामिन के स्रोत क्या हैं? यकृत, मांस, गुर्दा, सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका होगा चॉकलेट। चॉकलेट में भी बायोटिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अभी और भी इसके बारे में बताते हैं आपको। यीस्ट, अंडा, टमाटर आदि, ये सभी स्रोत हैं विटामिन B7 या H या बायोटिन के। आप एक चीज़ आप देख रहे होंगे, अंडे में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, यीस्ट में तो लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। और यीस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेकर्स करते हैं, बेकरी वाले प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, ये सभी चीज़ों को बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है। तो ध्यान देंगे, आपको ये चीज़ें रेगुलर खानी चाहिए जिसमें यीस्ट पड़ा हो। ब्रेड, पेस्ट्री, ये सब रेगुलर आपको खाते रहना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे विटामिन्स हैं और वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को फिट रखेंगे। तो ये हो गया विटामिन B7 या H या बायोटिन का स्रोत। अब इनका देखेंगे कार्य एवं कमी से रोग। या कार्बोक्सिलेशन क्रियाओं से संबंधित सह एंजाइमों का मुख्य घटक है। इनकी कमी से क्या हो जाता है? तो इनकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, अब आपका अगर बाल झड़ता है तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इसी की कमी से हो रहा है और खूब आप पेस्ट्री वगैरह खाने लगे, अंडा, टमाटर ये सब खाने लगे। ठीक है, आपको रेगुलर में ये चीज़ खानी चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ होती है वो शरीर के लिए हानिकारक ही सिद्ध होती है। तो आवश्यकता से अधिक नहीं खाने चाहिए। बाल झड़ने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिनमें एक रीज़न आपका विटामिन B7, H या बायोटिन की कमी है। आपको कम से कम रेगुलर चॉकलेट तो खा ही लेना चाहिए, हफ्ते में 2 बार 3 बार तो ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन इतना भी मत खा लीजिएगा कि आपके दांत खराब हो जाएं। इनकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा रोग हो जाता है, कमजोरी व भूख नहीं लगती। ठीक है, ये हो गया आपका कार्य एवं कमी से रोग। अगला विटामिन आता है विटामिन B9। विटामिन B9, B8 नहीं होता, ध्यान रखेंगे। B7 के बाद विटामिन B9 ही होता है। या फोलिक अम्ल, विटामिन B9 और
फोलिक एसिड बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये विटामिन, बार बार पूछा जाता है इसके बारे में। सबसे पहले हम इसका स्रोत देखेंगे। तो स्रोत में मुख्य रूप से हरे पत्तों वाली सब्जियां, साग वगैरह, हरे पत्तों वाली सब्जियां, यकृत, यीस्ट, ये यकृत जान रहे हैं ना, लीवर, किसी भी जंतु का लीवर, वो चाहे आपका बकरा हो या मुर्गी हो, मुर्गा हो, उन्हीं का यकृत, ठीक। यीस्ट, सोयाबीन आदि, ये विटामिन B9 या फोलिक अम्ल का स्रोत है। नेक्स्ट देखेंगे कार्य एवं कमी से रोग। यह न्यूक्लिक अम्लों यानी न्यूक्लिक एसिड्स, विशेषकर, ऐसे लिखेंगे, विशेषकर नाइट्रोजनी क्षारकों के, नाइट्रोजनी क्षारकों के संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, विटामिन B9 या फोलिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में भाग लेता है। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोसर का फास्फेट समूह। तो जो विशेषकर जो इसका यूज होता है वो नाइट्रोजनी क्षारकों के संश्लेषण में होता है। यह शरीर की वृद्धि व रुधिर उत्पादन में भी सहायक है। रुधिर उत्पादन में भी सहायक है। इसकी कमी से क्या रोग होता है? तो लिखेंगे इसकी कमी से मैक्रोसिटिक आरक्तता, मैक्रोसिटिक आरक्तता, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेगालोब्लास्टिक, मेगालोब्लास्टिक और मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग में आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा घट जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये विटामिन, आपने देखा होगा ज़्यादातर ये प्रेग्नेंट हुई वुमेन्स को दी जाती हैं ये टैबलेट्स, फोलिक एसिड। आप अगर अपने घर में या किसी को भी देखे होंगे या अगर आप किसी डॉक्टर के टच में होंगे जो डिलीवरी के लिए खास होते हैं, तो वो अपने पेशेंट्स को जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको ये ज़रूर दिया जाता है उन्हें टैबलेट्स में फोलिक एसिड, जिससे उनके शरीर में रक्त का निर्माण तेज़ी से हो, रुधिर उत्पादन तेज़ी से हो। नहीं तो मैक्रोसिटिक अरक्तता की संभावना बढ़ जाती है। और इस रोग में क्या होता है? आरबीसी की संख्या घटती है। हीमोग्लोबिन तो जो है वो है, इस रोग में आप लिख लेंगे, इस रोग में आरबीसी की संख्या घट जाती है। आरबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, तो वो उससे डाउन हो जाता है अगर इसकी कमी होती है तो। साथ ही साथ रक्त में बड़े आकार के आरबीसी घुल जाते हैं, तो ये भी नोट करेंगे। साथ ही साथ रक्त में बड़े आकार के आरबीसी घुल जाते हैं। ये हो गया आपका विटामिन B9 और फोलिक एसिड, जिसके स्रोत, कमी से रोग और उसके कार्य। ठीक, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फोलिक एसिड। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एनीमिया या आरक्तता का कारण बताइए। तो आरक्तता का कोई एक कारण नहीं होता, अभी आपको आगे फिर बताया जाएगा। विटामिन B12 भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोलिक एसिड भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरन अणु भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अलग अलग कारण होता है आरक्तता का, अलग अलग क्वेश्चन के मतलब जो ऑप्शंस दी जाती हैं वो बार बार अलग दी जाती हैं आपको बचाने के लिए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आरक्तता फोलिक एसिड की कमी से भी हो सकता है,
विटामिन B12 जिसे साइनेकोबालामिन कहते हैं उसकी कमी से भी हो सकता है, फोलिक एसिड की कमी आयरन की कमी से भी अरक्तता होता है। आइए देखते हैं अगला विटामिन B9 के बाद ना तो विटामिन B10 होता है ना ही विटामिन B11 होता है, सीधे आता है विटामिन B12। विटामिन B12 या साइनेकोबालामिन सबसे पहले हम इस विटामिन का स्रोत देखते हैं। तो ये पाया जाता है अंडा, यकृत, दूध, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। कार्य एवं कमी से रोग। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कोबाल्ट युक्त विटामिन है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट युक्त विटामिन है। अब नोट करेंगे, अब क्वेश्चन पूछा गया है कोबाल्ट युक्त विटामिन का नाम बताइए, तो विटामिन B12 या साइनेकोबालामिन। यह न्यूक्लियोप्रोटीन के संश्लेषण अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में लाल रुधिराणुओं के संश्लेषण, व तंत्रिका तंत्र के कार्यकी में भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम है। कमी से रोग अगर हम देखें तो इसकी कमी से घातक आरक्तता होता है। घातक आरक्तता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परनीसियस एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें भी आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाती है, घातक आरक्तता हो जाता है। यानी ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। अब इससे पहले भी मैंने आपको बताया था विटामिन B9 जब बता रहे थे, फोलिक एसिड, साइनेकोबालामिन, आयरन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसी के बनने में, हीमोग्लोबिन के बनने में। अगर इनकी कमी होती है, इनमें से किसी की भी कमी होती है, तो आरक्तता यानी एनीमिया रोग हो जाता है और इसमें कमजोरी जो भी चीज़ें हैं वो आने लगती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साइनेकोबालामिन का। एक तो ये कि ये कोबाल्ट युक्त विटामिन होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के संश्लेषण, लाल रुधिराणुओं के संश्लेषण, तंत्रिका तंत्र के कार्यक्यू में भाग लेने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम है। साथ ही साथ इनकी कमी से घातक रक्तता रोग हो जाता है। बस ये हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और बस इतना B12 तक, ये बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं सम्मिलित रूप से। ये सारे खत्म हो गए। अब आता है आपका जल में घुलनशील दूसरा विटामिन जो कि है विटामिन सी। और विटामिन सी के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में। तो जल में घुलनशील विटामिन का आखिरी विटामिन है विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी और
एस्कॉर्बिक एसिड। आइए इसका स्रोत देखते हैं। बहुत पूछा जाता है विटामिन सी का स्रोत। तो विटामिन सी का स्रोत खट्टे व रसीले फलों में प्रचुरता से पाया जाता है। जैसे टमाटर, संतरा, नींबू, आंवला, मौसमी आदि। खट्टे फलों में ये हर खट्टे फल में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। ये यूपी टेट में ज़्यादातर पूछा जाता है आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो गया स्रोत। आइए इसका देखते हैं कार्य एवं कमी से रोग। विटामिन सी का कार्य क्या है? तो यह एक प्रतिरक्षी विटामिन है। प्रतिरक्षी विटामिन है, मतलब रोगों से लड़ने में ये हमारी सहायता करती हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाती हैं। ये हड्डियों के मैट्रिक्स मतलब अंदर का भाग व दांतों की डेंटिन भाग, ये आपको आगे बताया जाएगा। दांत में डेंटिन भाग होता है, दांतों की डेंटिन तथा कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इनकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग में मसूड़े सूज जाते हैं। मसूड़े सूज जाते हैं यानी स्वेलिंग आ जाती है। तथा रुधिर स्राव होने लगता है। मसूड़ों से रुधिर स्राव होने लगता है। अस्थियों एवं दांतों की वृद्धि भी रुक जाती है। अस्थियों एवं दांतों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट, घावों के भरने में कमी आ जाती है। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा क्षमता व जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। ये हो गया आपका विटामिन सी के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आंवला। दूसरा, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। प्रतिरक्षी विटामिन है, हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों की डेंटिन, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक होती है। अतः इनकी कमी होगी तो दांत मसूड़े में तो प्रॉब्लम फिक्स है। और इसी रोग को क्या कहता है? स्कर्वी। इसमें मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें से रक्तस्राव होने लगता है। ये अस्थियों एवं दांतों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं, इसलिए इनकी कमी से इनकी वृद्धि रुक जाती है। घावों के भरने में कमी आ जाती है। मान लीजिए अगर कट जाता है तो वहाँ पर वो जल्दी से घाव भर नहीं पाता अगर इनकी कमी है तो। प्रतिरक्षा क्षमता यानी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जनन क्षमता भी वीक हो जाती है। बस ये था आपका कंप्लीट जल में घुलनशील विटामिन्स, उनके कार्य, स्रोत और उनकी कमी से रोग। इतना आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आएगा भाग 5 में मैं इसके आगे आपको वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में बताऊंगा।
तब तक कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिन B3 किस सह एंजाइम का मुख्य घटक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन या विटामिन PP किस विटामिन को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, मैक्रोसिटिक आरक्तता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट युक्त विटामिन का उदाहरण बताइए। और आखिरी क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से घातक आरक्तता यानी पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है? इतने क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे के पार्ट के लिए आप वेट करिए। तब तक जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।